हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपुर फाउंडेशन न्यू टॉक शो, जिसमें हम हेल्थ इश्यूज और अपने हेल्थ और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं अपोलो हॉस्पिटल के वेरी रिनाउंड डॉक्टर जतिन सोनी। ही इज ए यूरोलॉजिस्ट। सो डॉक्टर सोनी, प्लीज वेलकम। नमस्कार। सो बिफोर वी स्टार्ट, बस ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना यूरोलॉजी, या फिर जैसे आपका स्पेशलाइजेशन भी है ना, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी। सो थोड़ा सा इस पे आप अगर लाइट डालें कि व्हाट इज यूरोलॉजी और ये जेनिटो यूरिनरी सर्जरी क्या है। तो जेनेटो यूरिनरी सर्जरी का मतलब है कि कोई भी ऐसे जो बीमारियां हैं जो कि संबंधित हैं किडनी से, यूरेटर से, ब्लैडर से, या इंसान के जननी अंगों से, जैसे ओके। कि पीनिस हुआ, टेस्टिकल्स हुआ, और इन सब से जो भी रिलेटेड बीमारियां हैं उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं, वो जो ट्रेट है, वो जो पर्टिकुलर डोमेन है, वो जेनेटो यूरिनरी सर्जरी कहलाती है। यानी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे, और जो हमारा यूरिन पैसेज का, जो मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ, यूरिन पैसेज का जो भी हमारा ऑर्गन्स रिलेटेड है, जैसे किडनी हो गया, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, ये सब। ओके। आज की डेट में जैसे हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि हमने भी बीइंग एन एनजीओ, तो हमने बहुत बार हमने कुछ सर्वेज भी किए हैं, हेल्थ कैंप्स भी किए हैं। तो हमको ये देखने को मिला है, जैसे एक चीज कॉमन है कि जैसे जिसको हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, तो ये आज के डेट में एक बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ये यूटीआई से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं, और मोस्टली ये देखा गया है कि हमारे इस साइड में, असम या फिर नॉर्थ ईस्ट में, फीमेल्स में यूटीआईज का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसका वजह, या फिर ये अगर कैसे इसको अवॉइड किया जाए, इसके विषय में अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को अगर बोले, दैट वुड वेरी नाइस। तो यूटीआई से सबसे पहले क्या समझते हैं लोग? हम्म। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है, जैसे कि मैंने बोला, जहाँ जहाँ से भी यूरिन मूव करती है वो हम्म। सारे ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग किडनी, हम्म। यूरेटर, ब्लैडर और हम्म। फिर यूरेथ्रा, हम्म। इन जगहों के इन्फेक्शन को बोलते हैं यूटीआई। और यूटीआई के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी पेशाब लगना, जलन होना, ये सब होते हैं। कई बार बुखार भी लगता है। हम्म। डिपेंड करता है कि किस एरिया का इन्फेक्शन हुआ है। हम्म। तो फीमेल्स में क्या होता है कि जो उनका यूरेथ्रा, यानी कि जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट ट्यूब जिसके बाद यूरिन बाहर आती बॉडी से, वो बहुत शॉर्ट होता है। ओके। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया उसको मूव करके अंदर जाके ब्लैडर को इन्फेक्ट करना बहुत इजी होता इजी है। हो जाता है। तो इस वजह से यूजुअली फीमेल्स में कॉमन होता है। बट ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल्स में ही कॉमन होता है। फीमेल्स में कई बार जो है इन्फेक्शन तो होता है, बट उसके सिम्टम्स नहीं होते, हम्म। जिसको हम कंटामिनेशन भी बोलते हैं। अच्छा। ऐसा भी होता है। तो यूजुअली रीजन है शॉर्ट यूरेथ्रा होना एक तो, और दूसरा उनके केसेस में जो आजकल पेरिनियल हाइजीन होती है, उस जगह के जो हाइजीन होती है, वो इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। फीमेल्स के आउटफिट्स, वो लोग यूरिनेशन को डिले करते हैं, कम पानी पीते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत मैटर करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स जो वर्किंग होती हैं, वो कई बार ये कंप्लेंट करती हैं कि उनकी वर्क प्लेस पे वो अनसिक्योर फील करती हैं वॉशरूम यूज करने को। या फिर अनहाइजीन। तो या दे डिले यूरिनेशन, दे डोंट ड्रिंक वाटर। और ये दो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जिनके थ्रू बैक्टीरिया वॉश आउट होता है। ओके। अब अगर ये ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इन्फेक्ट होंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो रीजन है बहुत प्रॉब्लमेटिक है फीमेल्स के लिए। ओके। और इनका रेक्टिफिकेशन केवल इंडिया में नहीं, ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड। हर जगह फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है और एग्जिस्ट करती है। ओके। ओके। तो अभी इस चीज को अवॉइड करने के लिए, जैसे आपने बोला ना कि डिलेइंग ऑफ यूरिनेशन, या फिर अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में यूरिनेट करना, ये सारी भी एक बहुत आम प्रॉब्लम है। तो अभी इस चीज को हम अवॉइड अगर करना चाहें, क्योंकि देखिए अभी जो आपने बोला ना कि डिलेइंग ऑफ यूरिनेशन, तो ये किसी ऑफिस एटमॉस्फेयर में या फिर कहीं, वो तो अभी सबके हाथ में होता नहीं है। लेकिन क्या ये पानी जो हम लोग इंटेक करते हैं, हाइड्रेशन करना खुद के शरीर को, वो अगर ज्यादा करें, वो और उससे, क्योंकि हम लोग ये इतना पता है कि हम लोग जितना पानी पियेंगे उतना हम यूरिनेट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी का जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकलता है। तो हम खुद को कितना हाइड्रेट करें, ये हमको कैसे पता चलेगा कि कितना हाइड्रेशन इज ए नॉर्मल हाइड्रेशन फॉर माई बॉडी? ठीक है।
बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। देखिए, हाइड्रेशन डिपेंड करता है आपका इनसेंसिबल लॉस कितना है। एक एवरेज पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यूज़ करता है, उसको लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी चाहिए ही होता है। वो लोग जो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, हॉट वेदर में रहते हैं, उनके लिए उनका इनसेंसिबल लॉस इन फॉर्म ऑफ स्वेट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो हम मोटा मोटा ऐसे बोल देते हैं सभी लोगों को कि अगर 3 लीटर के अराउंड वाटर वो टारगेट करें 24 आवर्स में, तो वो एक तरीके से सफिशिएंट अमाउंट होता है वाटर का। उससे जो है कवर हो जाता है सारा इंसेंसिबल लॉस भी। और इसके अलावा थोड़ा अगर 3 लीटर टारगेट करेगा इंसान, तो नियर टू 2.5 लीटर तो वो ले ही लेगा। तो दैट इज व्हाट वी वांट देम टू टेक। और ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि 100 ml पर आवर इतना वाटर चाहिए लगभग। 100 ml पर आवर। ये एक अच्छी बात आपने कही कि जब क्योंकि बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता कि कितना पानी पिया है, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, उसके बाद 3-4 घंटे तो पानी पिया ही नहीं। ठीक है। और अभी आजकल जैसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं या फिर चलते रहता है कि खाना खाने से पहले पानी मत पियो, या मतलब खाना खाते दौरान पानी मत पियो, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। तो वैसे भी टाइम का एक डिफरेंस आ जाता है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑडियंसेस टू अंडरस्टैंड कि सर ने जैसे बोला कि प्रति घंटे अगर 100 ml पानी हमने पिया, सो दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। वो सबसे बढ़िया है, इजी भी है। हमारे बॉडी क्लॉक में भी वो अगर स्टेब्लिश हो गया तो हर 1 घंटे में 100 ml पानी पिए। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अभी ये जो यूरिनरी का जो सिस्टम है, और जैसे आपने बिगिनिंग में कहा कि पूरा यूरोलॉजी, यूरिनेशन सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सबको लेकर के है। तो जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आ जाती है, तो दैट मीन्स ये मेल का अलग हो जाता है, फीमेल का अलग हो जाता है। ये तो बायोलॉजी में ही है। तो उस दौरान यूरोलॉजी मेल का और फीमेल का अलग है, तो हम कौन से चीज ऐसे ध्यान में रखें, एक मेल या फिर एक फीमेल, ताकि उनका यूरिनरी सिस्टम फंक्शन सही तरह से करता रहे? क्या उनका डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ मिलकर ये है? कुछ आप अगर बता सके। लाइफस्टाइल का इफेक्ट ऑन यूरिनेट। एग्जैक्टली। लाइफस्टाइल का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी डाइट अच्छी होगी। डाइट अच्छी का मतलब है, जैसे अगर हम फीमेल का एग्जांपल ले लें, तो फीमेल की जो वेजाइनल पीएच होती है वो मेंटेन करना होता है उनको थोड़ा एसिडिक। उसके लिए उनको हाइजीन तो मेंटेन करनी है, उनको अपनी डाइट में भी कुछ जैसे कर्ड वगैरह, योगर्ट वगैरह लेना होता है रेगुलरली। नहीं लेंगे तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे और वो पीएच चेंज होगी, तो ऑब्वियसली जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया उनको ग्रो करने का ज्यादा मौका मिलेगा और वो फिर इन्फेक्ट करेंगे। तो ये हो गया एक चीज। एक्सरसाइजेस करते रहने से आपकी बॉडी ज्यादा टोन्ड रहती है। जब टोन्ड रहेगी तो भी वो बैक्टीरिया की एंट्री को प्रिवेंट करेगी। टोन का मतलब समझिए कि एक तरीके का एंट्री गेट। तो अगर एंट्री गेट अच्छा है तो ऑब्वियसली कि वो प्रिवेंट करेगी। ठीक। और फिर तीसरी बात आती है, फिर आता है वाटर इनटेक, जो कि हमेशा ही आता है। वाटर इनटेक अच्छा होगा अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, तो आप ब्रीदेबल फैब्रिक्स पहनेंगे, मतलब ऐसे फैब्रिक्स जो कि जिनमें एयर थोड़ा सा एरेशन हो। हाँ। अब लगातार प्रोलॉन्ग्ड अगर आप किसी भी अंडरगारमेंट को यूज करते हो, तो एक टाइम के बाद उनकी जो ब्रीदेबल टेंडेंसी होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब बहुत सारे लोग चलाते हैं उसे बहुत दिनों तक, अब वो यूज करना सही नहीं होता है। The time when you think that they become little rigid, you should discard them off. वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होता। फिर कुछ चीजें होते हैं जो आजकल लोग यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो कि क्लीनिंग के लिए, वेजाइनल वी वॉश एक्टिवली अंडर द गाइडेंस ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, तो ठीक है, इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप खुद से ही उसे जो है कंटिन्यू करते जा रहे हो बिल्कुल मतलब अनएथिकली, तो वो बिल्कुल भी गलत है। किसी भी तरह के केमिकल्स को नहीं यूज करना। यू यूज योर रेगुलर क्लीनिंग बॉडी वॉशेज, वाटर से यू क्लीन करो। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो टॉयलेट, जो वेस्टर्न टॉयलेट। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बाहर कहीं पब्लिक टॉयलेट या वॉशरूम को यूज करते तो उससे यूटीआई होता है। इट्स अनदर मिथ ओनली। एक्चुअली इट्स नॉट द रीजन। पहले तो ये समझिए कि जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट कर रहा है वो उनका खुद का ही है, एनल कैनाल का बैक्टीरिया है, जो जाके लॉज हो जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग पे, बाद में अंदर जाके वो इन्फेक्शन करता है। मतलब तो वहां पहुंचा कैसे? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होकर हमको यूटीआई हो रहा है, असल में वो बैक्टीरिया बाहर का नहीं, हमारे ही शरीर का है। एग्जैक्टली। ई कोलाई जो मोस्ट कॉमन होता है, वो गट का इनहेबिटेंट या कमेंसल होता है।
गट के लिए तो वो एक नॉर्मल बैक्टीरिया है, मतलब आपकी बाउल्स के लिए। हमारे मतलब मल द्वार से जो मल निकालते हैं वहां से जो बैक्टीरिया रिलीज होती है हमारी बॉडी से, वही मतलब वहां पर लेस हाइजीनिक होने के कारण वहां से किसी तरीके से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एग्जैक्टली या फिर यूरिनरी सिस्टम में वो घुसता है। सिस्टम में आता है। और वो Okay. क्यों आता है? हाँ जो वेस्टर्न टॉयलेट में क्लीनिंग मोड होता है वो बैक टू फ्रंट होता है, हाँ तो उसी की वजह से जो फीकल बैक्टीरिया है वो बहुत कंफर्टेबली आगे आ जाता है। मेल्स में तो क्योंकि लंबा होता है यूरेथ्रा तो वो हाँ, नहीं जा पाता, हाँ, पर हाँ। फीमेल्स में बहुत शॉर्ट होता है और हाइजीन भी कॉम्प्रोमाइज ही होती है उनकी, तो बहुत इजीली वो जो है ब्लैडर तक पहुंच जाता है, वहाँ इन्फेक्ट करता है। ओके तो ये मैकेनिज्म होता है। तो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट पब्लिक टॉयलेट, इट्स अबाउट वेस्टर्न टॉयलेट। वेस्टर्न टॉयलेट द सिस्टम। वेस्टर्न टॉयलेट है, चाहे आप घर का भी यूज करो वो उतना ही अनहाइजीनिक है जितना बाहर का है। दैट्स व्हाट एक्चुअली इज द रीजन। तो मतलब अगर कोई वेस्टर्न कमोड को यूज भी कर रहा है, वेस्टर्न टॉयलेट को यूज कर रहा है और अपने एनल पार्ट को वो वॉश करना चाहते हैं, तो रादर देन का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जहां बैक से फ्रंट में आ रहा है, तो आप ऐसा कुछ करें ताकि फ्रंट से बैक की तरफ पानी का फ्लो हो, जिससे आप क्लीनिंग आपका बेटर हो। Exactly. वो कुछ हद तक अवॉइड करेगा। ये तो वाइप्स यूज करना जो है वो इसीलिए थोड़ा बेटर होता है, बिकॉज यू अच्छा। आर डूइंग इट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ओके तो उसमें जो है आप अननोइंगली उसे क्लीन प्रॉपरली कर रहे हो, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ लेकिन आप अगर फ्लश करते हो तो आप किसी भी तरह कर लो, यू आर गोइंग टू एक्चुअली एंड अप दैट मैथ, कुछ भी नहीं कर सकते, वो जाएगा बैक्टीरिया। ओके या फिर आप इंडियन टॉयलेट यूज करो, इंडियन सिस्टम जो कि अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है। obviously that's very nice और एक मेरा सवाल है जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत मैं स्टडी कर रहा था यूरोलॉजी को, तो देखा वहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो खास करके मेल्स के लिए ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी, काम का प्रेशर, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, भाग दौड़, इसमें कहीं ना कहीं हमने अब तक सुना या फिर थोड़ा बहुत जितना भी हम लोगों को नॉलेज है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है एक बहुत ही मेजर कंसर्न है और एक वेरी कॉमन फेनोमेना बनता जा रहा है। सो आई बिलीव ये भी यूरोलॉजी से ही रिलेटेड है। के ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत कुछ बोल पाए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो एपिडेमिक है, एपिडेमिक भी नहीं, पैंडेमिक है। ओके उसका रीजन है कहीं ना कहीं या लाइफस्टाइल भी है, एक्सेस टू इंटरनेट है, एक्सेस यूज ऑफ पोर्नोग्राफी है, ओके मास्टरबेशन है, ये सब है। अब होता क्या है, और फिर इन सब के भी बियॉन्ड कई बार जो है पेशेंट जस्ट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ एंजाइटी भी है, एंजाइटी इटसेल्फ कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऑर्गेनिक कॉजेज यानी कि रियल पैथोलॉजिकल कॉजेज तो बहुत कम केसेस में होते हैं, पर मोस्ट ऑफ देम आर साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि पेशेंट जो है वो रियल में तो पेशेंट नहीं है, उसने अपनी बॉडी को, ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि उसके अराउजल, यानी कि ब्रेन में अराउजल होता है, ऑर्गन को तो केवल परफॉर्म करना है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन को उसने कैसा ट्रेन किया ओवर टाइम, ब्रेन में अलग अलग स्टिमुलेशन सेंटर्स होते हैं विच गेट स्टिमुलेटेड एट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। तो एक पर्टिकुलर होता है जो कि यूजुअल नॉर्मल नॉक्टर्नल, जो हमारी डे टाइम जो रिदम होती है डे टाइम और नाइट टाइम की, उसके हिसाब से काम करता है, यानी टाइम क्लॉक के हिसाब से। तो वो होता है अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन, उसका सेंटर ऑफ अराउजल डिफरेंट होता है। वो आपकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी है तो वो आएगा ही आएगा, मतलब कि आप अर्ली टू बेड जाते हो, स्लीप करते हो प्रॉपरली 8 आवर्स, तो अर्ली मॉर्निंग का इरेक्शन कहीं नहीं जाएगा। दूसरा होता है जो कि आपके विजुअल स्टिमुलेशन से आता है, विजुअल स्टिमुलेशन यानी कोई भी पोर्नोग्राफिक और एरोटोजेनिक कंटेंट, उसका सेंटर अलग होता है, वो अलग टाइम पर वो होता है, वोक होता है, और वो भी अराउज होता है टाइम। तीसरा होता है जो कि फीमेल जेनिटल टच से आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बट सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी वही होता है। अब आपको इन 3 सेंटर्स में से अगर ऑर्गेनिक कॉज होगा तो तीनों के तीनों सेंटर्स में फिर अराउजल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी एक में भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्गन तो बराबर काम कर रहा है, अराउजल होगा तो पेनिस अपने आप ही इरेक्ट हो जाएगा, और अगर अराउजल नहीं होगा तो इरेक्शन होगा ही नहीं, और या फिर नीचे ऑर्गन में पेरिफेरल डिफेक्ट आ गया है, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई है, या डायबिटीज हो गया है, वो सारे रीजंस हैं, तो इरेक्शन नहीं आएगा। तो अब अगर इंसान की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो एक्सेसिव पॉर्न देखता है, तो अब उसका अराउजल यानी एक पर्टिकुलर एरिया ब्रेन का अब एक्टिव होगा, और वो ओवर टाइम अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर देता है कि उसका एक ही सेंटर केवल स्टिमुलेट होता है, अब वो दूसरा सेंटर उसका पूरी तरह से बंद ही हो जाता है स्टिमुलेट होना।
अब उसका ऑर्गन तो इंटैक्ट है क्योंकि उसमें इरेक्शन होता है, बट व्हाट ही फील्स इज वो जब फीमेल को एनकाउंटर करता है तो उसमें कोई इरेक्शन नहीं होता, क्योंकि अब उसने इतना ज्यादा हाई थ्रेशोल्ड कर लिया है अपना एक्सेसिव पॉर्न से, ट्यूनिंग चेंज हो जाता है। अब ब्रेन ऐसे ट्रेन हो चुका है कि उसमें केवल वही सेंटर ही एक्टिवेट होगा। नाउ दीस पीपल वांट अ सडन इमीडिएट ट्रीटमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल, और यही है सबसे ज्यादा कॉमन। बाकी जो पेरिफेरल है जिनमें ऑर्गन्स खराब होते हैं वो अलग है, जैसे डायबिटीज हुआ, जब ऑर्गन खराब हो जाएगा तो फिर उसके अलग ट्रीटमेंट होते हैं। पर जब ऑर्गन सही है तो फिर आपको कोई भी एक्टिवली ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना जिसमें आप परमानेंट इरेक्शन दे दो, जैसे इम्प्लांट डाल दो या फिर और भी दूसरे डिवाइसेस होते हैं उन्हें डाल भी दो, तो वो अनएथिकल है, क्योंकि ऑर्गन तो इंटैक्ट है। अगर उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट वी हैव टू ट्रीट दैट। ओके, बहुत अच्छा ये सोल्यूशन था ये होता है। जैसे और एक चीज लास्ट में मैं ये पूछूंगा कि हमको कैसे पता चले, फिर कब पता चले कि कि हमारा पूरे यूरोलॉजिकल सिस्टम में, खास करके यूरिनरी सिस्टम में मुझे प्रॉब्लम है ना, आई शुड सी इट। क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने बोला ना कि बहुत ज्यादा फीमेल्स में भी ये इशू होता है कि डिलेइंग यूरिनेशन के कारण, फिर बहुत सारी चीजों के कारण वो करते हैं। बीइंग फीमेल्स, हमारे अभी भी हम लोग हिंदुस्तान में तो एक शर्म की बात क्यों शेयर करना, ये सब एक आता है, एक टैबुइज्म या फिर एक अंदर से एक होता है। तो उन सब चीजों को तोड़ के एक डॉक्टर के पास जाना, ये कब एक सोचे, कब एक इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कब उनको लगना चाहिए कि नहीं, आई शुड नाउ सी ए डॉक्टर? अगर मैं सिर्फ यूरोलॉजी में यूरिनेशन की अगर मैं बात करूं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली पेशेंट को दो फॉर्म होते हैं, एक एक्टिव होता है यानी कि पेशेंट का एक कॉन्शियस ही उसे बोले कि नहीं जाओ अब डॉक्टर के पास, और दूसरा होता है पैसिव कि वो एनुअली अपनी क्लॉक ऐसी सेट कर ले कि वो जाए एनुअली और डॉक्टर को देख के ही आए। आजकल ये एक नया ट्रेंड है जिसको हम मास्टर हेल्थ चेक भी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ होता है बहुत कॉमनली। पेशेंट जो है, जो भी थोड़ा लिटरेट हैं और इवन कॉर्पोरेट ऑफिसेज में दे हैव मैंडेटेड दिस कि आप एनुअली हेल्थ चेक करो ही करो। उसके बाद ही आपका जो है नेक्स्ट ईयर का जो वो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंटिन्यू होता है। तो ये जो एक सिस्टम इंक्लूड हुआ है वो बाहर से आया है, बट इज रियली गुड। तो ये तो हो जाता है कि मतलब पैसिव, जिसमें कि आप बाहर से जो है एक मैंडेट कर देते हो कि बॉडी को जाना ही है वहाँ, और जो एक्टिवली मतलब पेशेंट की बॉडी जब उसे अलार्म देती है कि नहीं अब डॉक्टर के पास जाओ, तो वो हो गया वो टाइम जब वो रियली उसको देखना है। मतलब ये सिम्टम्स ऐसे हैं नहीं जो रियली में बहुत बॉदरिंग है, पर कई बार ना वही होता है कि ब्यूटीफुल फेस मास्क का ग्री नेचर, तो अभी लगता नहीं है, उसको समझ भी नहीं आएगा, पर वो कितनी खतरनाक बीमारी पाल रहा है वो इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाती है। फॉर एनी रीजन पेशेंट गोज टू डॉक्टर और वो कुछ टेस्ट करता है और उसमें उसे कुछ और ही मिल जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो डॉक्टर को कब जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि वो करेक्ट डॉक्टर के पास कब जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है रेफरल सिस्टम। जब पहले डॉक्टर ने जिसने उसे देखा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे सही जगह आप पहुंचा दे। तो ये तो एक्टिव और पैसिव ही होता है, यूजुअली बॉडी खुद ही दे देती है कि नहीं अभी जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। बाकी जब ट्रीटमेंट नहीं होते थे तो लोग मर जाते थे, उनको पता भी नहीं चलता था मौत का कारण क्या है। आज की तारीख में पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच तो जाता है, लेकिन कई बार वो गलत डॉक्टर के पास पहुंचता है और लाइफ भर जो है वो गलत ट्रीटमेंट ही उस पर चलता रहता है। तो ये बहुत कॉमन चीज, इसके बहुत गलत रिपरकशंस भी होते हैं। Thank you so much, doctor, for all your brilliant and very nice advices and suggestions. And I believe हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा ये सारी बातें सुनकर। और मैं अपने तेजपुर के दर्शकों को और असम के दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जतिन सोनी जो इतने नामचीन एक यूरोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल्स, he would be now available in तेजपुर, जो तेजपुर के हमारे जो दादरा बामुन सुबुरी में अपोलो इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो वहाँ पर वो अभी वेरी ऑफन ये विजिट करेंगे। सो जो भी हमारे पेशेंट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं हमारे तेजपुर के या फिर सराउंडिंग एरियाज के जो सोचते हैं कि नहीं आई शुड गो टू यूरोलॉजिस्ट, सो दे कैन कॉन्टेक्ट अपोलो इंफॉर्मेशन सेंटर तेजपुर जो दादरा में है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।